हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू CUET क्रैश कोर्स। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के जूलॉजी पोर्शन को। अब जूलॉजी पोर्शन में हम क्या कवर करेंगे? देखो, हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट, और जो बाकी पोर्शन है आपका प्लांट ब्रीडिंग वाला, वो मैम आपको कवर करवाएंगे, राइट? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स प्रोसेसेस आर यूज्ड टू एनहांस फूड प्रोडक्शन? अब देखो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से किस टेक्निक को या फिर प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके। अब देखो, एक है मेथड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब बच्चों, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को एनिमल्स के केस में आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है। याद कर लो भाई, मॉइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या बोला मैंने? मॉइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से भैया हम पूरे हर्ड को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक हर्ड है और उसमें एक ही सुपीरियर काव है, बाकी सारी इंफीरियर काव है, तो उस सुपीरियर काव की मदद से हम पूरे के पूरे हर्ड में सुपीरियर काव को ला सकते हैं। किस मेथड से? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से। कैसे करेंगे भाई? एम्ब्रियो को, किसके एम्ब्रियो को? सुपीरियर काव के एम्ब्रियो को इंफीरियर काव में ट्रांसफर करेंगे। मतलब हम यहां पर इंफीरियर काव को एज अ सरोगेट मदर इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सेम गोस फॉर टिश्यू कल्चर टेक्निक। बच्चों, टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम प्लांट्स के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। मतलब जिनकी ईल्ड अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, और साथ ही साथ उनके पास काफी अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस होगा। और देखो, थर्ड दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग पर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई करें, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग पर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो हम इनको इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर ये इंप्रूव होगा, देखो एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव हो रही है तो एनिमल की चीजें इंप्रूव हो रही है, प्लांट ब्रीडिंग इंप्रूव हो रही है तो प्लांट का पार्ट इंप्रूव हो रहा है। किसकी वजह से? बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की वजह से। तो एट द एंड क्या होगा भैया? फूड प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा। तो यहां पर तीनों ही मेथड से हम फूड प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है ये वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं और साथ ही साथ उस लाइफ स्टॉक को रेज कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक में कैटल वगैरह आ जाएंगे, राइट? और एक आपको बात पता है ना कि भैया पाउल्ट्री और बी कीपिंग, इनको भी अब किस में रखा जा रहा है? एनिमल हस्बेंड्री में रखा जा रहा है। और साथ ही साथ एक और याद आ रहा है, मछलियां, फिशरीज को भी इंक्लूड करा गया। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम एग्रीकल्चरली क्या कर रहे हैं? ब्रीड करवा रहे हैं एनिमल्स को, और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक को हम रेज भी कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। लाइक डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए उन ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनिमल्स को रेज कर रहे हैं। ठीक है भैया। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है कि 70% से भी ज्यादा, 70% से भी ज्यादा जो वर्ल्ड का लाइव स्टॉक है वो कहां पर देखने को मिलेगा? इंडिया एंड चाइना में। देखो, अगर हम फार्म प्रोड्यूस की बात करें तो यहां से मात्र 25% फार्म प्रोड्यूस मिल रहा है, लेकिन लाइव स्टॉक तो है ना भैया। ठीक है। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। देखो, डेयरिंग विच इज रिलेटेड विद डेयरी। अब डेयरी में क्या आता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो डेयरिंग में हम क्या कर रहे हैं? उन एनिमल्स को मैनेज कर रहे हैं जिनसे मिल्क मिलेगा या फिर प्रोडक्ट्स मिलेंगे मिल्क के, जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फायदेमंद है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में कह रहा है हिजार्डेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी रैम्स एंड मराइनो ईव्स। भैया, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो, हिजार्डेल की बात करें, हिजार्डेल एक नई वैरायटी है शीप की। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। अब फर्दर अगर मैं बात करूं तो हिजार्डेल को बच्चा हमने क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप करा था। अब ये क्या बला है भैया? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है दो डिफरेंट रिलेटेड ब्रीड्स को, यस, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में मेटिंग करवाई है। अब ये जो मेटिंग हुई थी ना, वो बीकानेरी रैम्स एंड मराइनो ईव्स के बीच में नहीं होती, ये उल्टा लिख रखा है। पहले तो याद दिला दूं, ईव्स का मतलब क्या होता है? फीमेल शिप। रैम्स का मतलब क्या होता है? मेल शिप। तो एक्चुअल में बच्चा ये जो हिजार्डेल हमने बनाया था वो बनाया था मराइनो रैम्स along with what? बीकानेरी ईव्स। तो दिस वाज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो यहां गलत दे रखा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। चलो नेक्स्ट।
देखो क्वेश्चन को ध्यान से, गुड ब्रीड्स शुड हैव, गुड ब्रीड्स में क्या होना चाहिए, वाई वी आर कॉलिंग देम गुड ब्रीड्स, भैया ये बहुत अच्छी ब्रीड है, क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया, बिल्कुल सही बात है भाई, गुड ब्रीड वो है जो हाई यील्ड का पोटेंशियल रखे किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में। कहने का मतलब क्या है, वो अच्छी ब्रीड मानी जाएगी अगर एनवायरमेंट बदल भी रहा है तब भी उसका जो यील्डिंग पोटेंशियल है, जो प्रोडक्ट वो हमें दे रहा है वो बहुत अच्छे अमाउंट में दे रहा है। सही बात है। रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, ये तो सोने पे सुहागे वाले बात है कि एक ब्रीड है हमारे पास, उसका यील्डिंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ अगर उसके पास एक अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस है तो ये बेनिफिशियल हो गया। सही बात है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द यील्ड। अब बच्चों अगर क्वांटिटी के साथ क्वालिटी मैच कर जाए तो भैया चेरी ऑन द टॉप या चेरी ऑन द केक। क्या मतलब है, देखो हमने हाई यील्ड का मतलब क्वांटिटी बढ़ा दी, यहां पर देखो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है तो ये भी अच्छी बात है। तो जब तीनों ही अच्छी बात है तो मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गुड ब्रीड से हमें हाई यील्डिंग पोटेंशियल मिल सकता है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, उनके पास डिजीज रेजिस्टेंस हो तो और अच्छी बात है, और अगर वो जो हमारा यील्ड है जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़ा दे तो भैया बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो फॉर रियलाइजिंग गुड यील्डिंग पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों अगर हमें गुड यील्डिंग पोटेंशियल का पता लगाना है तो क्या चीज देखनी पड़ेगी। फॉर रियलाइजिंग गुड यील्डिंग पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड, चेक कर लेते हैं। एनिमल्स शुड बी हाउस्ड वेल एंड प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट वाटर। सही बात है गलत बात है भाई, हमको यील्ड बहुत अच्छी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात को समझो, ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बहुत फेवरेबल कंडीशन मिलेगी कोई भी काम करने के लिए तो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट। बट अगर आपको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो आपका वो काम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। भाई क्रिकेटर है, उसके पास क्रिकेट की किट ही नहीं है, वो कैसे सीखेगा चीजों को, उसके पास प्रॉपर एनवायरमेंट ही नहीं, वो कैसे सीखेगा, राइट। तो देखो अगर एनिमल्स को हम अच्छे हाउस में रख रहे हैं, एनिमल शुड बी हाउस वेल, और उसको एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉपर अमाउंट में वाटर दे रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। भाई सिंपल सी बात है, उसका मेटाबॉलिज्म, उसके फिजियोलॉजी कंडीशन बहुत अच्छे से रन करेगी तो वो प्रोडक्ट भी तो भैया अच्छी कंडीशन में देगा। पहली चीज बिल्कुल सही है। मेंटेन डिजीज फ्री एनिमल्स, यस। अगर डिसीज फ्री कंडीशन में रखेंगे तो बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल यार। एक सिंपल सी बात है ना, अगर एक इंसान हेल्दी है तो प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है, बट अगर वही इंसान बीमार है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाती। क्यों, जब वो खुद ही ठीक फील नहीं कर रहा वो चीजें कैसे करेगा। तो सेम गोस फॉर एनिमल्स, हम डिजीज फ्री एनिमल रखेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। फीडिंग शुड बी इन साइंटिफिक मैनर अलोंग विद गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि अगर हम लाइफ स्टॉक को रख रहे हैं या एनिमल्स को रख रहे हैं या एनिमल हस्बेंड्री को फॉलो कर रहे हैं तो भैया जो फीडिंग होती है उनकी साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनर का सिंपल सा मतलब बच्चों ये, फाइबर हो, सेल्यूलोज हो, उसके अलावा बात करें कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर अमाउंट हो, प्रोटीन का प्रॉपर अमाउंट हो, फैट का प्रॉपर अमाउंट हो, तो साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए। और साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी, फॉडर अच्छी क्वांटिटी के साथ साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का भी देंगे। तो इन तीनों ही मेथड से हम गुड यील्डिंग पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। दिस इज द रीजन, फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, द वर्ड पाउल्ट्री इज यूज्ड टू रेफर द मीट ऑफ। बच्चों जो वर्ड पाउल्ट्री है वो एक्चुअल में किसके मीट को रेफर करता है। देखो चिकन तो आप सभी को पता है, चिकन्स आते हैं, बट साथ साथ उनमें डक्स भी आते हैं, यस। एंड अलॉन्ग विद देम टर्की भी आता है और साथ ही साथ गीज भी आता है। गीज कैसे होते हैं, डक लाइक होते हैं बट शार्पनिंग एजेस होते हैं उनके, अगर आपने देखे हो किसमें, बीक में, यस। तो पोल्ट्री में अगर हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री की तो किसके मीट की बात करें, चिकन एंड डक्स की, हाँ जी, अलॉन्ग विद टर्की और साथ साथ गीज, सबको इंक्लूड करा गया। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। द टर्म ब्रीड मीन्स, बच्चों ब्रीड का क्या मतलब होता है। अभी हमने गुड ब्रीड की बात करी थी, बट एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे भैया ब्रीड का क्या मतलब है तो वो भी देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही लग रहा है भाई, यही तो है ब्रीड। व्हाट इज ब्रीड? ब्रीड वो एनिमल्स का ग्रुप है जो कि डिसेंट से रिलेटेड है। अब डिसेंट से रिलेटेड है मतलब कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है भाई, ये उसका फादर है, ये उसका ग्रैंडफादर है और उसी से वो डेवलप हुए, पहली चीज। उसके बाद बच्चों वो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर में, उसके बाद वो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल उनका जनरल अपीयरेंस सेम होगा, फीचर सेम होंगे, साइज सेम होगा और साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो इसी को बोलते हैं ब्रीड। ब्रीड का मतलब है वो एनिमल्स का ग्रुप जो कि डिसेंट यानी एंसेस्ट्री से रिलेटेड है, जनरल अपीयरेंस में क्या है, रिलेटेड है, साइज सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, राइट। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच डिपेंड ऑन ईच अदर। खाली ये बोल दे तो गलत है ना। लाइक आपने कुछ देखा होगा, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो वो कॉमन ब्रीड थोड़ा ना होगा।
तो ये बोलना सही नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ सेम हैबिटेट। बच्चों एक सेम हैबिटेट में कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रह सकते हैं। भाई एक जंगल ले लो यार, उस जंगल में कई तरीके के जानवर रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना दे आर बिलोंग टू या दे आर बिलोंगिंग टू अ सेम ब्रीड, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, गलत है ये। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर ले, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। जो ऑर्गेनिज्म साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको हम सेम ब्रीड का बोलते हैं। गलत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? यही करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या होगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको सिंपली पता है, हम हाइब्रिड क्रिएट कर रहे हैं। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? वी आर क्रिएटिंग अ हाइब्रिड। इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या है? इंटरस्पेसिफिक का मतलब है डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के बीच में मीटिंग हो रही है। डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के बीच में क्या हो रही है? यहां पर बच्चा मीटिंग हो रही है। मीटिंग है, मीटिंग मीटिंग हो रही है। हाँ जी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन का मतलब है वी आर क्रिएटिंग अ हाइब्रिड और यहां पर हम डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के बीच में मीटिंग करवा रहे हैं। तो हिजारडेल तो यार क्रॉस ब्रीड का एग्जांपल है। हिजारडेल तो क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप हुआ है। म्यूल इज द करेक्ट आंसर। अगर म्यूल की बात करें तो बच्चों म्यूल में होता है मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो देख सकते हो आप यहां पर स्पीशीज अलग अलग है बट रिलेटेड है। स्पीशीज अलग अलग है बट रिलेटेड है। तो अगर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वी कैन डेवलप म्यूल। तो ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन का एग्जांपल है बिल्कुल। जर्सी की बात करें बच्चों, जर्सी एक एक्सोटिक ब्रीड है काऊ की। जर्सी क्या है बच्चों? जर्सी है एक एक्सोटिक ब्रीड काऊ की। एंड लेगहॉर्न की बात करें तो बच्चों लेगहॉर्न लेयर वैरायटी है चिकन की। लेयर मतलब जो एग ले करती है, एग लेइंग वैरायटी ऑफ फाउल। तो यार यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन मॉइट डैश सेल स्टेज the fertilized eggs are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers। तो बच्चों मॉइट में हम क्या करते हैं? 8 to 32 सेल स्टेज को यानी फर्टिलाइज एग को हम रिकवर करते हैं नॉन सर्जिकली और उसको ट्रांसफर कर देते हैं सरोगेट मदर से। देखो सिंपल सी बात है, मॉइट को याद करें मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन करवाया हमने सुपीरियर काउ में। सुपीरियर काउ में क्या करा बच्चों? हमने सुपर ओव्यूलेशन करवाया। सुपर ओव्यूलेशन से क्या होगा? सुपर ओव्यूलेशन से 6 से 8 एग प्रोड्यूस होंगे इंस्टेड ऑफ 1 और इनको हम फर्टिलाइज करवाएंगे। फर्टिलाइज के बाद 8 to 32 सेल स्टेज पे, फर्टिलाइज करवाने के बाद 8 से 32 सेल स्टेज पर इनको नॉन सर्जिकली रिकवर करा जाएगा। भाई फर्टिलाइज आएगी तो है जो 8 to 32 सेल स्टेज में पहुंच चुके हैं, इनको नॉन सर्जिकली रिकवर करेंगे और सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, याद रखना बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। सुपर ओव्यूलेशन से 6 से 8 एग प्रोड्यूस होते हैं एक की जगह पर और 8 to 32 सेल में स्टेज में इसको ट्रांसफर करते हैं। मिक्स मत कर देना इनको। चलो, द एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग इन एनिमल हस्बेंड्री इज दैट इट। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री में इन ब्रीडिंग का क्या एडवांटेज होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री में इन ब्रीडिंग का क्या एडवांटेज होगा। चेक कर लेते हैं भाई। देखो इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है? इन ब्रीडिंग का मतलब है मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब यार अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हम क्या करेंगे? मीटिंग करवाते रहेंगे। तो एक बात याद कर लो पहले से थोड़ा सा। सबसे पहले हम सुपीरियर मेल और फीमेल को सेलेक्ट करते हैं। सुपीरियर मेल जो काफी ज्यादा क्या होगा? डोमिनेंट होगा एंड सुपीरियर फीमेल जो कि जिसका लैक्टेशन पीरियड अच्छा होगा। ठीक है, मीटिंग करवाई। अब इनके जो बच्चे आएंगे उनकी फिर उनमें भी सुपीरियर मेल और फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर मीटिंग करवाएंगे। ऐसे 4 से 6 जनरेशन तक करते रहते हैं। मतलब हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही फर्दर मीटिंग करवाते रहते हैं। तो यार क्या होगा? होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या है? प्योर लाइन इवॉल्व कर सकते हैं। इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, यस, बेसिकली इट विल लीड्स टू व्हाट? जनरेशन ऑफ प्योर लाइंस। मेंडल बाबा ने भी करा था प्योर लाइंस। हेट्रोजाइगोसिटी भाई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है तो हेट्रोजाइगोसिटी थोड़ा ना होगी, गलत। इंप्रूव द ब्रीड विद इन अ सिंगल स्टेप। बच्चों सिंगल स्टेप में ब्रीड को इंप्रूव कर देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कॉजेज डिलीशन ऑफ सुपीरियर जीन्स को डिलीट कर देगा भाई, ऐसा भी नहीं है। होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, बेसिकली प्योर लाइन की तरफ लीड करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा यहां पर, करेक्ट हो जाएगा। हिजार्डेल हैज बीन डेवलप्ड बाय, हिजार्डेल को हमने कैसे डेवलप करा है, हिजार्डेल को हमने कैसे डेवलप करा है, इनब्रीडिंग से। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। आउटब्रीडिंग का क्या होता है बच्चों, यस, मेटिंग बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज बट नो कॉमन एंसेस्टर, यस। बट what, no common ancestor on either side of pedigree, 4 to 6 जनरेशन। यस, यहां पर क्या होगा, हम रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही, यहां पर क्या होगा बच्चों, हम रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही मेटिंग करवा रहे हैं, लेकिन इधर साइड ऑफ द पेडिग्री कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक। तो ये तो नहीं हो रहा। क्रॉसिंग ब्रीडिंग, या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हमने डेवलप करा है पंजाब में मराइनो रैम्स और बीकानेरी ईव से, मराइनो रैम्स और बीकानेरी ईव से हमने डेवलप करा है। ईव्स आपको मैं बता चुका हूं फीमेल शिप होता है एंड रैम्स आर मेल शिप। तो यस, ये बच्चों क्या है, ये है क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में यहां पर ब्रीडिंग करवाई है हमने हिजार्डेल के लिए। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में क्या होता है, डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज को चूज करते हैं। इन टर्म्स को ना बैठा लो दिमाग में, डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो टर्म्स को दिमाग में क्या बैठाने का मतलब क्या है, इन ब्रीडिंग अंदर की तरफ ब्रीडिंग मतलब क्लोज रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग मतलब रिलेटेड स्पीशीज तो है लेकिन कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं, 4 से 6 जनरेशन। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीड दो डिफरेंट ब्रीड्स। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, इंटरस्पेसिफिक दो स्पीशीज के बीच में, इस तरीके से सिंपल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आउटब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों आउटब्रीडिंग की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों अगर हम आउटब्रीडिंग की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एनिमल हस्बेंड्री की। यस, आउटब्रीडिंग की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एनिमल हस्बेंड्री की, बिकॉज वो क्या कर रहा है, एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। एक्सपोज करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं सिलेक्शन के थ्रू। तो बच्चों ये तो जनरली इन ब्रीडिंग करती है। अब आप कहोगे इन ब्रीडिंग क्यों करी है यार, रिसेसिव जीन्स आपको पता है ना होमोजाइगोसिटी में ही देखते हैं, इन ब्रीडिंग ही तो बढ़ाती है होमोजाइगोसिटी, तो ये तो नहीं है। हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर ऑफ जीन्स, बच्चों ये सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करने में मदद करता है। ठीक है भाई, कुछ हद तक सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स, अभी बात करी थी बच्चों अगर प्योर लाइन बनाना है तो कौन सा मेथड पे जाओगे, इन ब्रीडिंग पे। इन ब्रीडिंग से प्योर लाइन या फिर होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। is useful in overcoming inbreeding depression, yes, the most optimum answer is option number 4, outbreeding की मदद से। बच्चों आउटब्रीडिंग की मदद से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्रोडक्टिविटी और साथ साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम आउटब्रीडिंग से हटा सकते हैं। द मोस्ट ऑप्टिमम आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is not an objective of animal breeding? अब बच्चा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है एनिमल ब्रीडिंग का, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है एनिमल ब्रीडिंग का। इंक्रीजिंग इल्ड ऑफ मिल्क, एग्स, मीट एटसेट्रा, है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। एनिमल ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्टिव है मिल्क इल्ड बढ़े, किसमें बढ़ेगा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, डेयरिंग लिख देता हूं। और बच्चों एग्स और मीट का किसमें बोल सकते हैं, पाउल्ट्री में। तो एम है कि नहीं, बिल्कुल भाई, यील्ड बढ़े हमारे मिल्क का, एग्स का, मीट का, बिल्कुल। इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, सही बात है गलत बात है, बिल्कुल सही बात है कि हम जो भी एनिमल्स को या लाइफ स्टॉक को रेज कर रहे हैं उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल ये एम है। स्लो ग्रोथ रेट, बच्चों स्लो ग्रोथ रेट कुछ फायदेमंद चीज है, नहीं ये नहीं है। रेजिस्टेंट टू वेरियस डिसीजेस, और अगर एनिमल हस्बेंड्री में लाइफ स्टॉक या एनिमल्स के पास रेजिस्टेंस है डिसीज के खिलाफ, तो ये अच्छी बात है गलत बात है, अच्छी बात है, ये फायदेमंद है। बट स्लो ग्रोथ रेट को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहां पर हमारा करेक्ट, राइट, क्योंकि पूछा था नॉट एन ऑब्जेक्टिव।
चलो नेक्स्ट, mating of animals within the same breed but having no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation is called। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हम मेटिंग करवा रहे हैं एनिमल्स की, क्वेश्चन बच्चों कह रहा है हम मीटिंग करवा रहे हैं एनिमल्स की सेम ब्रीड के अंदर, ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है मीटिंग करवा रहे हैं एनिमल्स की सेम ब्रीड के अंदर बट कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री, ना तो मदर की साइड ना फादर की साइड 4 to 6 जनरेशन तक, उसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग तो नहीं होगा क्योंकि इनब्रीडिंग मैं आपको बता चुका हूं मेटिंग होता है बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यहां तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है क्योंकि हमने कॉमन एंसेस्टर हटा दिए हैं। आउट क्रॉसिंग बिल्कुल सही आंसर है, आउट क्रॉसिंग, आउट में जाकर क्रॉस करना, मतलब सेम ब्रीड के एनिमल्स हमने चूज करे, सेम ब्रीड के एनिमल्स हमने चूज करे बट यहां पर क्या है कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ना मदर के साइड ना फादर के साइड, तो इसको आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में होती है, ये दिमाग में टर्म्स बैठा लो, बार बार रिपीट इसलिए करो। इंटरस्पेसिफिक मतलब बिटवीन डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आउट क्रॉसिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे, reduction in fertility due to continued inbreeding is called inbreeding depression and is overcome by mating the animals with। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फर्टिलिटी कम हो गई है, फर्टिलिटी कम हो गई है कंटिन्यूड इनब्रीडिंग से, फर्टिलिटी कम हो गई है कंटिन्यूड इनब्रीडिंग से, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन का नाम देते हैं, इसको हमें दूर करना है, ओवरकम करना है, तो एनिमल को किससे मेट करवाएं, फर्दर इनब्रीडिंग। बच्चों अगर फर्दर इनब्रीडिंग बढ़ाते चले जाएंगे तो भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाएगा, प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं। सुपीरियर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, सुपीरियर एनिमल चूज करें डिफरेंट स्पीशीज का, भाई ये तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, मतलब ये तो बहुत दूर चले गए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम जैसे कोई भी हमें करना तो हम पास के लोग को पहले ढूंढते हैं ना, फिर दूर पे जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो यार ये तो ज्यादा ही दूर हो जाएगा। सुपीरियर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, अब देखो स्पीशीज तो बहुत दूर का हो गया, स्पीशीज बहुत दूर का हो गया, उससे थोड़ा कम हो गया ब्रीड्स का, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन देख सकते हैं, चलो ये मान लेते हैं अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ दी सेम ब्रीड। बच्चों फोर्थ ऑप्शन ज्यादा ऑप्टिमम है, कैसे ऑप्टिमम देखो समझो, भाई ये तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की तरफ लीड कर रहा है, ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की तरफ लीड कर रहा है और ये क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ लीड कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो बहुत दूर के है ना, उससे पहले का बेटर ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल को चूज कर रहे हैं। देखो सेम ब्रीड का है, पहली चीज सेम ब्रीड का ऑर्गेनिज्म हमने चूज करा है, पहला बेनिफिट, बट अनरिलेटेड है, मतलब कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं देखने को मिल रही, तो दिस इज द बेस्ट। इससे क्या होगा, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी, ऐसा करने से क्या होगा, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी, तो इसी वजह से हम फोर्थ ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोइट फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट इन कैटल एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रॉपर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मोइट। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रीड करो, क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रीड करो जो कि मोइट के रिस्पेक्ट में दे रखी है। मोइट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। यस मोइट की बात करें, मोइट क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिससे हम हर्ड इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में यहां पर दे रखा है इन स्टेप्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू मोइट। तो मोइट में सबसे पहले काम क्या करोगे, सुपीरियर काउ को सेलेक्ट करोगे और उस सुपीरियर काउ को एफएसएच लाइक हार्मोन का क्या दिया जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा। चेक कर लेते हैं। काउ सुपर ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड यूजिंग एफएसएच लाइक हार्मोन इन काउ। बच्चों सुपर ओव्यूलेशन करवा रहे हैं, सुपर ओव्यूलेशन करवा रहे हैं कैसे, एफएसएच लाइक हार्मोन को काउ में इंड्यूस करके। सबसे पहला ऑप्शन ये दिख रहा है मेरे को, देख लो बाकी पढ़ सकते हो, देखो एक बार पढ़ ही लेते हैं चलो। काउ प्रोड्यूसेस 6 to 8 eggs instead of 1. Embryos at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically. Super ovulation is induced using FSH-like hormone in cow. Cow is either mated with an allied bull or artificially inseminated. Embryos are transferred to surrogate mothers. Right? तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले यही स्टेप देखने को मिल रहा है कि भैया सुपर ओवुलेशन करवाओ FSH-like हार्मोन को काउ में इंड्यूस करके। उसके बाद क्या होगा, सुपर ओवुलेशन होगा। सुपर ओवुलेशन से क्या हो रहा है, देखो
एफएसएच लाइक हार्मोन दिया काउ को, उससे सुपर ओवुलेशन हो रहा है। सुपर ओवुलेशन से क्या होगा, एक एग की जगह पर 6 से 8 एग प्रोड्यूस होंगे। काउ प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स इंस्टेड ऑफ 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेटिंग करवाई जाएगी। तो काउ इज ईदर मेटेड विद एन एलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। तो अब काउ को हम या तो एलाइट बुल से मेट करवा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आ रहा है डी। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो बनेंगे 8 to 30 सेल स्टेज पे पहुंचेंगे, उनको हम रिकवर कर लेंगे नॉन सर्जिकली, कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हर्ड इंप्रूवमेंट करना है। देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्ड इंप्रूवमेंट करना है तो सरोगेट मदर इंफीरियर काउस में ट्रांसफर कर दो, एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर्स। तो सी ए डी बी ई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट, सिंपली। ठीक है ना। सबसे पहले हमने एफएसएच लाइक हार्मोन दिया, सुपर ओवुलेशन करवाया, सुपर ओवुलेशन से एक की जगह पर 6 से 8 एग बने। उसके बाद उनको हमने काउ को क्या करा, एलाइट बुल या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा के मेटिंग करवा दी। फिर एम्ब्रियोज बनेंगे 8 to 32 सेल स्टेज में पहुंचेंगे, उनको हम सर्जिकली सॉरी नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे हमारा हर्ड में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा यहाँ पर करेक्ट। कीपिंग बीहाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड कॉजेस। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, अगर हम बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड में रखें फ्लावरिंग पीरियड के दौरान तो क्या होगा। यस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम बी हाइव्स को, अगर हम बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड में रखें फ्लावरिंग पीरियड के दौरान तो क्या होगा, इंक्रीज पॉलिनेशन एफिशिएंसी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। भाई देखो ना, फ्लावरिंग पीरियड है क्रॉप फील्ड में, क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड में फ्लावरिंग पीरियड है, मतलब फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। तो बी हाइव्स में कौन है, बी, एंड बी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर पॉलिनेटर। तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल। और अगर पॉलिनेशन ज्यादा होगा अच्छे से अच्छे तरीके से तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन अच्छे से होगा तो ईल्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। इंक्रीजिंग ईल्ड ऑफ क्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल। अब देखो यार, क्रॉप फील्ड है, फ्लावरिंग पीरियड है, ठीक है, तो पॉलिनेशन एफिशिएंसी बढ़ी, पॉलिनेशन से क्रॉप की ईल्ड भी बढ़ी। हनी फायदा कैसे हो रहा भैया, फायदा किसको, दूसरे को भी तो दे दो भैया, किसको, बी हाइव की हनी बी को, बी हाइव की हनी बी को भी तो फायदा चाहिए। वो क्या करेगी, नेक्टर को सक करेगी, उसको रीगर्गिटेशन करेगी बी हाइव में जाकर, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हनी की ईल्ड भी बढ़ेगी। तो ये तीनों का भी फायदा हो रहा है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, तीनों का फायदा मिलेगा। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अगर हम क्रॉप फील्ड्स में रखेंगे बी हाइव्स को तो फायदा मिलेगा, और अगर फ्लावरिंग पीरियड हो तो भैया बहुत ही बढ़िया, एकदम गजब। एक्वाकल्चर इज द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्वाकल्चर रियरिंग और मैनेजमेंट किस चीज का होता है। देखो एक्वा को सिंपली समझो, एक्वा मतलब विच इज रिलेटेड विद एक्वेटिक, यानी वाटर। अब वाटर में यार प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, तो यहां पर आप याद रखना, एक्वाकल्चर जब भी दिमाग में आए तो याद रखना प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को कंसीडर करना है, या फिर एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को कंसीडर करना है, दोनों को। ठीक है, एक्वाकल्चर इज द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ। अब देखो यहां पर मॉलस्क और क्रस्टेशियन दे रखे हैं मात्र, यानी एनिमल्स दे रखे हैं। यहां पर दे रखा है ओनली फ्रेश वाटर फिशेस, अगेन एनिमल्स दे रखा है। अब यहां पर देखो क्या लिख रखा है, इकोनॉमिकली यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम आंसर। एक्वा देखो पैसिकल्चर हो मतलब वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट, फिशेस, बट एक्वाकल्चर मतलब एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब वाटर। अब यार वाटर में प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं भैया, कंफ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं। तो एक्वाकल्चर का मतलब है हम रियरिंग और मैनेजमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिकली यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का। खाली एक्वेटिक प्लांट दे रखा है, देखो ना प्लांट ना एनिमल, भाई दोनों का। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में है। मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शंस गिवन इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कॉलम 1 में टर्म्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में उनके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, उनको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। चलो पढ़ते हुए चलेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आउट ब्रीडिंग दे रखा है, सबसे पहले बच्चों आउट ब्रीडिंग देकर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं सॉल्व। आउट ब्रीडिंग, मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री फॉर 4 to 6 जनरेशन। सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। फर्स्ट सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आउट ब्रीडिंग, आउट में जाकर ब्रीड करवाओ। यस, आउट ब्रीडिंग, आउट में जाकर ब्रीड करवाओ मतलब क्या है,
हम सेम ब्रीड में एनिमल्स की मेटिंग करवा रहे हैं, हम सेम ब्रीड में एनिमल्स की मेटिंग करवा रहे हैं, बट आउट का मतलब क्या है कि कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है ईदर साइड ऑफ द पेडिग्री फॉर 4 to 6 जनरेशन। अगर आप पूछो कि यार आउट ब्रीडिंग का एक्चुअल में कौन सा टाइप है, तो बच्चों ये आउट क्रॉसिंग है। आउट ब्रीडिंग का एक्चुअल में कौन सा टाइप है, ये आउट क्रॉसिंग है। हम आउट में जाकर क्रॉस करें, सेम ब्रीड के एनिमल्स को चूज करा है, बट कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है 4 से 6 जनरेशन तक ईदर साइड ऑफ द पेडिग्री। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। अब देखो हाइब्रिड बनवा रहे हैं दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज से, यहां पर मेटिंग हो रही है दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज से और हाइब्रिड बन रहा है। चेक कर लेते हैं, मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। मेटिंग करवा रहे हैं एनिमल्स की दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज के बीच में। भाई दो रिलेटेड स्पीशीज ही तो है, तभी तो इंटरस्पेसिफिक बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस। मेटिंग ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ब्रीड्स, हिजार्डल याद है, मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ बिलोंगिंग टू डिफरेंट ब्रीड्स। फोर, इनब्रीडिंग, मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। बिल्कुल सही है, इनब्रीडिंग का मतलब अंदर ब्रीड करवाना। देखो क्या है, पहली बात तो हम क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल को चूज करें। देखो आउट ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग में डिफरेंस देखो, यहां पर सेम ब्रीड के एनिमल्स ले रहे हैं बस, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है। इन ब्रीडिंग में हम पहली बात तो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं और उसके बाद भी उनकी 4 से 6 जनरेशन तक कंटिन्यूस मीटिंग करवाते रहेंगे आपस में, तो दैट इज इन ब्रीडिंग। तो भैया सेकेंड, थर्ड, 4 1, सेकेंड, थर्ड, 4 1, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहां पर, करेक्ट, सिंपल। सेकेंड, थर्ड, एक बार चेक कर लेते हैं, आउट ब्रीडिंग सेकेंड, इंटरस्पेसिफिक थर्ड, क्रॉस ब्रीडिंग 4। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, 4 1, ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बच्चा यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज रिलेटेड टू, बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। भाई सोचने वाली बात है ना, इसका नाम इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों पड़ा है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का ये मतलब थोड़ी ना है कि बच्चों कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाने से एक ऑर्गेनिज्म डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब एक्चुअल में, इंक्रीज फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। देखो डिप्रेशन से इतना तो समझ में आ रहा है कि डिप्रेस हो रहा है, मतलब इंसान डाउनवर्ड जा रहा है, सॉरी इंसान बोल रहा हूं, एनिमल डाउनवर्ड जा रहा है। तो यहां पर बच्चों फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो नहीं होगी, इतना तो आपको आइडिया लग रहा है। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, भाई अगेन बात करी मैंने, डिप्रेस मतलब डाउनवर्ड तरफ लीड चल रहा है, तो मिल्क प्रोडक्शन भी कैसे इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, बच्चों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाने से, अगर हम कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग करवाते रहते हैं, तो क्या होता है उनकी फर्टिलिटी के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। उनकी फर्टिलिटी के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाती है, जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, बट देखो मिल्क प्रोडक्शन इज ओनली रिलेटेड विद डेयरिंग। भाई इन ब्रीडिंग तो आप किसी भी केस में कर सकते हो ना, तो इसलिए तो मोस्ट ऑप्टिमम आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इसलिए उसको चूज कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, ओके। हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर ओव्यूलेशन, हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर ओव्यूलेशन इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स इन कैटल इज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन इट्स एक्टिविटी। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, एक हार्मोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सुपर ओव्यूलेशन करवा रहा है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स में। यार एग्जांपल याद कर लो ना, मॉइट में, कैटल के अंदर, तो वो किस हार्मोन की जैसा है, मतलब किस हार्मोन के जैसे उसकी एक्टिविटी है, किस हार्मोन के जैसा उसकी एक्टिविटी है, उसी को क्वेश्चन पूछ रहा है। हम सुपर ओव्यूलेशन करवा रहे हैं कैटल के अंदर, तो वहां पर जो सुपर ओव्यूलेशन हो रहा है किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, बस क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो बच्चों ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इन यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इन यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो ये तो नहीं करवा रहा है। एफएसएच करेक्ट आंसर है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाए, प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की तरफ प्रमोट करे। तो यार यही तो करेगा, एक फॉलिकल की जगह जब इंजेक्शन मिलेगा तो कई सारे फॉलिकल्स को ये डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाएगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल की तरफ लेके जाएगा। अब ग्राफियन फॉलिकल ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, वो रप्चर करेगा, ओव्यूलेशन होगा। तो सुपर ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफएसएच लाइक हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन आपको पता है प्रेगनेंसी हार्मोन है,
तो ये तो बात का केस दिखा रहा है, तो ये तो बात का केस दिखा रहा है। ईस्ट्रोजन की बात करें तो बच्चों ये तो फीमेल का मेन हार्मोन है, तो ये तो नॉर्मली रहता ही है। तो यस, यहां पर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इन हनी बी कॉलोनीज वर्कर बीज आर, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों हनी बी की कॉलोनीज में वर्कर बीज कौन होती है, हनी बी की कॉलोनी में वर्कर बीज कौन सी होती है। अब देखो लिखा है फर्टाइल डिप्लॉयड मेल, तो यार ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। पहली बात हनी बी के केस में बात करें, मेल होता है, हाँ जी होता है, फर्टाइल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो डिप्लॉयड नहीं होता। याद है ना आपको, मेल हनी बी के केस में जो मेल होते हैं डेवलप, क्या बोलते हैं उन मेल को, ड्रोन्स बोलते हैं, वो पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं। किससे डेवलप होंगे बच्चा, पार्थिनोजेनेसिस से। तो इसी रीजन की वजह से जो ड्रोन्स होते हैं, जो मेल होते हैं हनीबी के, वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। डिप्लॉयड का तो मतलब ही नहीं है। फर्टाइल डिप्लॉयड फीमेल, डिप्लॉयड होते हैं ये, होते हैं, फीमेल होते हैं, यस, फर्टाइल नहीं होते। फर्टाइल डिप्लॉयड फीमेल कौन सी भी होती है, क्वीन बी, ठीक है। फर्टाइल डिप्लॉयड फीमेल कौन होता है, क्वीन बी होती है, क्योंकि रॉयल जेली पे फिल करती है। स्टेराइल डिप्लॉयड फीमेल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हनी बी में जो वर्कर बीज होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, फीमेल भी होती हैं और स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल होने का मतलब क्या है, इनका खाली कामों पे ध्यान देता है। जैसे वर्कर बीज है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्लीनिंग करेगा, कुछ होंगे जो एक्स पे ध्यान रखेंगे, कुछ होंगे व्हाट, सोल्जर बीज जो हाइव का ध्यान रखेंगे, कुछ कलेक्टर भी होंगे जो कि क्या करेंगे, कलेक्ट करके लाएंगे नेक्टर वगैरह। तो ये रहता है। स्टेराइल हैप्लॉइड फीमेल जैसा कोई केस नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। हनी बी में जो हैप्लॉइड होता है वो मात्र मेल होता है, फीमेल दोनों की दोनों डिप्लॉयड होती है, चाहे क्वीन भी हो चाहे वर्कर भी हो। बस ये वर्कर भी स्टेराइल होती है, दीज आर फर्टाइल, राइट। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, स्टेराइल डिप्लॉयड फीमेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द काउज सुपर ओवुलेशन ड्यूरिंग मोएट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ जनरली, यस बच्चों, जो काउ का सुपर ओवुलेशन होता है मोइट के दौरान, काउ का जो सुपर ओवुलेशन होता है मोइट के दौरान, वो लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, कितने एग्स का प्रोडक्शन करते हैं, याद करो, मोइट में सुपर ओवुलेशन हो रहा है, मोइट में सुपर ओवुलेशन हो रहा है, तो एग की जगह पर कितने एग्स प्रोड्यूस होते थे, याद है 6 to 8 एग्स। एक एग की जगह 6 to 8 एग्स का प्रोडक्शन होता था। दिस इज वन ऑफ द रीजन मोइट में हम बोलते हैं सुपर ओवुलेशन, टर्म इस्तेमाल करा जाता है सुपर ओवुलेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो को 8 to 32 सेल स्टेज में सर्जिकली, नॉन सर्जिकली रिकवर करते हैं और सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं। बार बार 8 to 32 और 6 to 8 इसलिए बता रहा हूं ताकि मिक्स ना करो। 25 से 30 एग, 200-400 एग, भाई इतना भी नहीं होता। आपको पता है जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है कम ही बनेंगे, बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं बहुत, उल्टा क्या, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, भाई हमारे में केस में इतना नहीं है, मैमल के केस में तो यहां पर 6 to 8 एग प्रोडक्शन होगा, याद रखना इस बात को। द कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी अकरिंग इन द वाइल्ड इन इंडिया इज, क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों हनी बी की वाइल्ड में इंडिया में कौन सी कॉमन स्पीशीज है। क्वेश्चन पूछ रहा है हनी बी की वाइल्ड में पर्टिकुलरली इंडिया में कौन सी कॉमन स्पीशीज है। एपिस फ्लोरिया है क्या वो, नहीं। एपिस इंडिका, जिसको हम इंडियन हनी बी से ये ना जानते हैं, जिसको हम इंडियन बी या इंडियन हनी बी भी बोलते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है। रॉक बी नहीं। एपिस डॉर्साटा, कौन है एपिस डॉर्साटा, रॉक बी को ही बोलते हैं एपिस डॉर्साटा। एपिस इंडिका कॉमन क्या है, हमारी हनी बी है, पर्टिकुलरली इंडियन बी बोलते हैं, इंडिका से आप समझ ही रहोगे, राइट। तो यहां पर ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। इन दी पेरेंट द डिजायर ट्रेट नॉट यूज फॉर ब्रीडिंग ऑफ कैटल इज, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों पेरेंट के अंदर किस डिजायर ट्रेट को हम यूज नहीं करेंगे ब्रीडिंग ऑफ कैटल के लिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों हम पेरेंट में किस डिजायर ट्रेट को नहीं यूज करेंगे ब्रीडिंग ऑफ कैटल के लिए। प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल भाई, एक सिंपल सी बात याद करो बच्चों, एक बात आपको समझनी होगी, हर ऑर्गेनिज्म की केस में 3 फेजेस होते हैं। जुवेनाइल फेज जिसमें वो प्यूबर्टी की तरफ लीड करता है, रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें वो रिप्रोड्यूस करता है, देन सेनेसेंट फेज या ओल्ड एज का फेज, ठीक है। तो हमेशा हम चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी पर्टिकुलर एज, कौन सी पर्टिकुलर एज, रिप्रोडक्शन की एज तक पहुंचे, तभी जाकर वो रिप्रोड्यूस करे। रीजन क्या है, रीजन ये कि उस टाइम तक उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर्ली डेवलप हो चुके होंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग में होंगे, तो अच्छा रहेगा। अगर बिफोर दैट ऐसी चीज होगी तो वो क्या करेगा, उसके कुछ डिलीटीरियस इफेक्ट होंगे, हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो यस, अगर हम एक पेरेंट को चूज कर रहे हैं
ब्रीडिंग ऑफ कैटल के लिए, तो हम ये चाहेंगे कि भाई उसकी प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन हो, मतलब वो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर एज में पहुंच चुका हो, और यस हमारे प्रोडक्ट को वो क्या दे, हाई यील्ड दे। भाई ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, हम तो ग्रीडी हैं, तो भैया हमें तो यील्ड अच्छी चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चाहिए ही चाहिए। लैक्टेशन पीरियड हाई होना चाहिए, बिल्कुल। अगर बच्चों किसी भी फीमेल का, बच्चों अगर किसी भी कैटल में फीमेल का, काव का फॉर एग्जांपल, अगर लैक्टेशन पीरियड हाई है तो मतलब वो लंबे समय तक मिल्क देगी। ये हमारे लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। लो क्वालिटी मीट यील्ड, बच्चों क्या मीट यील्ड के लिए ये हमारा फोकस होता है कैटल पे? नहीं, गलत है ये। ऑप्शन 4 यहां पर आंसर हो जाएगा। हम इस ट्रेड को कभी भी चूज नहीं करते। पोल्ट्री वगैरह में मीट पे फोकस होता है, डेयरिंग में नहीं होता। डेयरिंग में मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स पे फोकस होता है, याद रखना। डेयरिंग में किस पे फोकस है? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Fowls which are reared for eggs and for meat purpose respectively are, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, फाउल्स में भी दो तरीके के फाउल्स होते हैं। एक होते हैं फाउल्स जिनको खाली एग्स के लिए रखा जाता है, और एक दूसरे फाउल होते हैं जिनको मीट पर्पस के लिए रखा जाता है। उनको रेस्पेक्टिवली क्या बोलते हैं? अब यहां पर फर्स्ट में लेयर और ब्रॉयलर दे रखा है, यही ऑप्शन सही है बच्चों। लेयर फाउल की वो वैरायटी है जिनको हम एग्स के लिए रखते हैं। यस अगर हम बोल रहे हैं, अगर आपसे कोई बोल रहा है लेयर्स, लेयर्स का मतलब है ये फाउल की वो वैरायटी है जिनको एग के लिए रखा जा रहा है, एंड ब्रॉयलर्स वो वैरायटी जिनको मीट के लिए रखा जा रहा है। याद है? एग का वाले का एक एग्जांपल याद दिला दूं, व्हाइट लेग हॉर्न, बहुत फेमस है, पढ़ा भी था हमने आज के कुछ क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में। यस लेयर वो वैरायटी होती है जिनको हम एक्स के लिए रखते हैं, ब्रॉयलर वो वैरायटी हो जिनको मीट के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड में उल्टा दे रखा है। अब देखो यहाँ पर मिल्च ड्रॉट दे रखा है, तो मिल्च कैटल की वैरायटी होती है, मिल्च कैटल की वैरायटी है which is meant for milk production, which is meant for milk production। पॉइंट समझ में आ रहा है? मिल्च कैटल की वो वैरायटी है जिसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, और ड्रॉट वो वैरायटी जिनको लेबर वर्क के लिए, लेबर और फार्म वर्क के लिए रखा जाता है। मतलब बुल्स वगैरह को ड्रॉट एनिमल्स बोल सकते हैं पर्टिकुलरली हम, ठीक है, और मिल्च मतलब काऊ वाली वैरायटी पर्टिकुलरली। तो मिल्च वो ब्रीड्स होती हैं कैटल की जिनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है, ड्रॉट वैरायटी होती है जिनको लेबर और फार्म वर्क के लिए रखा जाता है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, मिल्च वैरायटी में जो काउस वगैरह होंगी वो काफी अच्छी होंगी, ड्रॉट वैरायटी में जो बुल वगैरह होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, ये उल्टा दे रखा है, बट यहां पर करेक्ट तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, राइट। सो बच्चों विद दिस हमने स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के जूलॉजी वाले पोर्शन यानी एनिमल हस्बेंड्री के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा है। देखो अब आपका एग्जाम काफी नियर आ चुका है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने काफी अच्छे से मेहनत करी है। आई होप आपने हम लोगों के सारे लेक्चर्स को कवर करो, सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो जब देखो अगर आपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से सुना है और समझा है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको फोकस रहना है एग्जाम में, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। टेंशन लोगे कुछ भी आता होगा वो भी खराब हो जाएगा। आपको बिल्कुल शांत मन से, काम माइंड से एग्जाम में जाना है और अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करके उनको आंसर करना है। टेंशन की कोई बात नहीं है, लिटरली आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, सब अच्छे से होगा। शांत रह के जाना, अच्छे से काम करना। ऑल द वेरी बेस्ट, राइट, थैंक यू।